सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पीटीआई का अंदरूनी इंतशार बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इमरान खान की बहन के दरमियान इख्तलाफात ने न सिर्फ पार्टी के अंदर हलचल मचा दी है, बल्कि ये सवाल भी उठ गया है कि क्या वाकई पीटीआई दो धड़ों में बट रही है। अली अमीन गंडापुर का इल्ज़ाम है कि अलीमा खान पार्टी को माइनस इमरान खान मुहिम की बुनियाद पर तकसीम कर रही हैं, जबकि अलीमा खान ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए सबूत मांग लिए हैं। लेकिन ये कशमकश सिर्फ ज़ाती इख्तलाफ तक महदूद नहीं, बल्कि इसका बराह रास्त असर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर भी पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहले ब्यूरोक्रेसी के मसाइल, बजट की मंजूरी और पार्टी के फैसलों पर तकसीम की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल में है। सवाल यह है कि क्या इमरान खान अपनी जमात को मुत्तहद रखने में कामयाब हो पाएंगे या फिर ये इख्तलाफात पार्टी को किसी बड़ी टूट फूट की तरफ ले जाएंगे। अब इन हालात में बानी पीटीआई ने पार्टी को एक बार फिर तैयारी पकड़ने का कह दिया। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जारी बयान में इमरान खान ने अपने खिलाफ कायम केसेस को झूठा करार दिया, तोशाखाना 2 केस में सज़ा का खदशा जाहिर किया, जिसके बाद इंतजार पंजोता और नियाजुल्लाह नियाजी को हटाकर बैरिस्टर अली जफ़र और हामिद खान को इमरान खान का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया। जबकि उधर सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर पहले से ही कोऑर्डिनेशन कमेटी में मेंबर हैं। क्या इस तब्दीली की वजह भी धड़ेबंदियाँ हैं? दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद की अगर बात करें, वहाँ भी सब अच्छा दिखाई नहीं देता। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली लफ्जी गोलाबारी के बाद गुज़िश्ता रोज़ दोनों जमातों के सीनियर रहनुमा आपस में मिले, बायमी अफ़ाम तफ़हीम से आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया है। लेकिन क्या इससे दोनों जमातों के दरमियान पाई जाने वाली गलतफहमियाँ दूर हो गई हैं? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा था कि पीपल्स पार्टी इख्तिलाफ़ के बहाने तलाश कर रही है। असल मसला कुछ और भी है। वो क्या मसला है, इस पर और कुछ दीगर सियासी मौज़ूआत पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे आमिर रियाज राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अज़हर सिद्दीक़ साहब, सीनियर लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं आमिर साहब कि ये जो अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर का मामला चल रहा है, अलीमा खान पर उन्होंने माइनस इमरान खान मंसूबे का इल्ज़ाम लगाया है, अब उन्हें फिर अडियाला जेल तलब कर लिया गया। ये क्या मामला है? कुछ आपके पास मालूमात है इससे मुताल्लिक़? अब बंदा यही कहे कि मुझे तो चीफ मिनिस्टर फिर अच्छा नहीं मिला। पहले बुज़दार बहुत अच्छा था, फिर महमूद खान बहुत अच्छे थे। तो ये चॉइसेस तो इमरान खान की है ना, या ये भी मलबा किसी वक्त और डालेंगे कि मुझे ये भी सिकंदर सुल्तान राजा की तरह कह देंगे बाजवा साहब ने दिया था। हालांकि हम सब ये पहले दिन से थे कि मार धाड़ प्रोग्राम जो चलाना है अगर इमरान खान ने, तो अली अमीन गंडापुर उनके पास एक चॉइस मौजूद है। हालांकि सबको पता था कि जो इनकी इंतखाबी मुहिम थी कि वो किस तरह चलती थी। आप JUI के लीडरों के बयान देख लें, क्या हो रही थी। सब लोग कह रहे थे कि जी ये दिन में कैंपेन करने लग गए थे, हालांकि हालत मफरूरी एक किस्म की थी। लेकिन फिर इन्हें मना किया गया कि आप कंटोनमेंट के एरियाज में भी ना रात को ही कैंपेन करेगी। डी खान छोटा सा कंटोनमेंट भी है ना, तो आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि ये बात अब कैसे, अब उन्होंने आज कल MI का नाम लेके अलीमा खान पे तनकीद की परसों, ठीक है। और फिर जो कुछ चेंजेस PTI के अंदर वो कला में हुई हैं कि अली जफर और वो आए हैं हामिद खान, उस PTI के अपने लॉयर्स में बड़ी रिजेंटमेंट है। कहीं पंजोता साहब वो जो लिस्ट देंगे तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट बार में और बाकी बार्स में ज्यादा जितवाने की अहमियत रखेंगे और ये लोग कंप्रोमाइज्ड है। तो PTI के अंदर असल में चूंकि इमरान खान ने ट्रस्ट किसी को नहीं दिया अपनी जात के अलावा, तो सारे लोग एक दूसरे के साथ मशकूक और सब एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। बेगम बुशरा गई तो उनके ऊपर PTI के अंदर से इल्जामात लगे। अलीमा खान निकल रही हैं बहन भाई के लिए, उनके ऊपर मुसलसल इल्जामात है। और अब उसको बाकायदा अमली शक्ल दे दिया अली अमीन गंडापुर ने, और इमरान खान साहब की तरफ से ये बयान आया कि बयानबाजी रोक दें। और फिर ये भी बात आई सामने कि जो अली जफर साहब ने कहा था कि आइंदा नौरीन खान साहिबा जो हैं, जो फिजुल्ला नैज़ी साहब की अहलियाँ हैं, वो बयान दिया करेंगी अहसान की वालदा। लेकिन वो फिर उनका फैसला था कि नहीं, अलीमा खान ही बयान देंगी। लिहाजा फैमिली ने भी खान साहब का अगर ये फैसला मौजूद है जो अली जफर साहब ने सुनाया, अली जफर साहब झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि बैरिस्टर गौहर को भी चेयरमैन उन्होंने ही नामजद किया था। तो ये बात देखने वाली है कि कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। ओके।
अजहर साहब, ये पार्टी में आपकी क्या हो रहा है? अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं, उनके इल्ज़ामात पार्टी के अंदर किस तरह देखे जा रहे हैं? वज़ीर आला के ख्याल में अलीमा खान पार्टी में जो है वो डिवाइड क्रिएट कर रही है, उनका मेन इंपॉर्टेंट रोल है इस डिवाइड को क्रिएट करने में। बड़ा संजीदा नौयत का इल्ज़ाम लगाया है। आपकी अपोजिशन ज़रा जो हुकूमत में है वो भी ये इल्ज़ाम आप पर लगाती रही कि आपकी पार्टी जो है उसमें कई धड़ेबंदियाँ हैं, कई ग्रुप्स हैं और कई ग्रुप्स अलग अलग जगह से ऑपरेट होते हैं। तो ये तो खुद एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के उसको तक़वियत नहीं बख्शी जा रही। माइक खोल लें, वरना आप मुझ पे इल्ज़ाम ना लगा दीजिएगा कि मेरा माइक बंद था। बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे गलती मेरी थी, मैं मान लेता हूँ इस बात को। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, जो फाफन की रिपोर्ट थी, फाफन की रिपोर्ट में जो कुछ कहा था, कॉमनवेल्थ ने वो सारी बातें बता दी कि पार्टी के साथ क्या क्या कुछ किया। पहले तो ये समझ लें कि एक तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात थी जो लेवल प्लेइंग फील्ड की, जब पार्टी को तोड़ की। और दूसरी जो बात है ना, देखिए मैं एक वैसे ही बात बता दूं, मैं ये कैसे मान लूं कि जनाब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें से कुछ इमरान खान की सपोर्ट हो रही है। कभी दौर में हमने देखे हुए ऐसे दौर में जहां डिफरेंसेस रहे थे, इस दौर में ये नहीं है। और दूसरा, जहां तक बात है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, अली अमीन गंडापुर साहब बुनियादी तौर के ऊपर देखिए इश्यू जरा समझिएगा। जैसे इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो वहां पर एस्टेब्लिशमेंट के लोग या मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग होते थे, अगर बताया करते थे। वो किसने बताई है? वो अंदर से किसी ने बताई है ना। वो शुरली छेड़ दी है जान के, आपस में डिवाइड एंड रूल के हवाले से बात। मैं इसमें कोई सदाकत नहीं समझता इस बात को सामने रखते हुए। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं अलीमा खान साहब। देखिए मैं बताऊं ना, उन्होंने अभी देखे ना, ये पब्लिकली बात उन्होंने आके नहीं कही। अगर इमरान खान साहब से कोई डिस्कशन की है, उन्होंने अपने तौर पर अगर बात कही है वो, और वो इमरान खान साहब के हवाले से अगर कोई बात है, जब इमरान खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट आएगी ना, तो फिर इस बात को मैं उनकी तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा ना, वो उनकी अभी बात कर रहे हैं। वो तो अपने तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं फिर बताता चलूं भाई, अली अमीन गंडापुर तक किसी तीसरे आदमी ने जो गैर मुतल्लका, यानी अली अमीन गंडापुर खुद तो कान भरने वाले थोड़ा होते हैं। ये तो तजर्बा आप सबको पता है कि क्या तरीका है। मैं इस वक्त जो है ना वो कुछ और सवाल पूछ रहा हूँ। बेशक वो बहुत मासूम हैं, बहुत ही, वैसे मैं उनको जानता भी हूँ ज़ाती तौर पे भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बहुत नादान हैं और बहुत ही, कल पहली दफ़ा उन्होंने सियासत में कदम रखा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सच नहीं ना कह रहे ना, सीधी बात ले लें, वो सच नहीं कह रहे तो मेरे सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं ना। यही तो आपसे पूछ रहा था, आपने आधा घंटा लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का माहौल तो ना बनाया ना। ये मेरे पास 35 मिनट थे अजहर साहब, आपने उसमें मेरा कितना। अच्छा चले, मैं आता हूँ अब दूसरा सवाल, मैं आता हूँ दूसरा सवाल भी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप और इशूज़ भी डिस्कस करते रहते हैं। आमिर साहब, आपके ख्याल में क्या वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी कुर्सी ख़तरे में है? सूबाई वज़रा से जिस तरह से रेजिग्नेशन लिए गए हैं, इससे अपेरेंटली ये दिखाई देता है कि अली अमीन ने पुश बैक किया है उनको। आपके ख्याल में क्या हो रहा है वहां पर? देखें, कुर्सी खतरे में है या नहीं है, बैरिस्टर सैफ की जगह मशाल यूसुफजई अडियाला जेल जाने लग गई हैं। और कल ही मेरी पीटीआई के कुछ लीडर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी इमरान खान ने तो फैसला कर लिया था अली अमीन गंडापुर को निकालने का। मशाल यूसुफजई ने जाके डरा दिया कि सर अगर आपने इनको छेड़ा तो आप वज़ीर आला अपना नहीं ला सकेंगे। तो ये तो बना बनाया काम जो है, जो पीटीआई का केपी के अंदर कंप्रोमाइज चीफ मिनिस्टर है, उसको बचा लिया गया। अब मशाल यूसुफजई के ऊपर भी तकसीम है कि सेनेट का टिकट कह रहे थे कि अली अमीन दे रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन वो खान साहब की तरफ से टिकट दिया गया बैरिस्टर सैफ की जगह पे, जिनके पास तो एडवाइजर लगे हुए हैं अली अमीन गंडापुर के पास। तो अब वो नई एंट्री हुई है तो पीटीआई के अंदर उनके बारे में भी एंट्री शुरू हो गई है। तो ये मसला ये है कि इमरान खान जाहिर है कि एक तो कहने में है मैसेज का आना वाज़े तौर पे क्लियर होना, लेकिन मैसेजिंग भी वो दोनों तरह से ही करते हैं। किसी को मुज़ाकरात का कह दिया और किसी को कहा कि डट के रह जाओ, और एंड पे अब उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद करूंगा, क्योंकि कोई बात कर नहीं रहा उनसे। तो अब ये जो अली अमीन गंडापुर की चीफ मिनिस्ट्री है खतरे में तो मौजूद है, क्योंकि जो चीज़ें खान साहब कह रहे हैं वो तो वो नहीं कर रहे। लेकिन जो उन्होंने वीडियो जिसको कह रहे हैं कि जी इमरान खान की तरफ से नहीं आया, हमारे अजहर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उसने तो अपना बयान दिया है कि मैं ये कहा है खान साहब से कि कौन आपको मिसलीड कर रहा है, क्या कर रहा है। उन्होंने तो ये कहा ही नहीं कि मुझे ब्रीफ किया गया है। बंदे ये भी बयान में देते हुए मुतात रवैया इख्तियार करते हैं कि मुझे ये किसी ने बताया तो मैंने खान साहब को, उन्होंने कहा जी मैंने उनको ये बताया कि ये तो एमआई के साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो ये तो फिर अब लीडर का फैसला करना है कि अली अमीन गंडापुर ने बहरहाल अपनी एक पोजीशन ले लिया,
मेरा ख्याल है उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। बड़कों सड़कों के बाद जो कुछ उनके साथ जलसे में किया गया तो वो भी अपनी पोजीशन लेके क्लियर हो चुके हैं। ओके, और वो अपनी जगह पे ही खड़े रहेंगे क्योंकि उनको तो वो जूते शूते भी दिखाए गए, काफ़ी उनके खिलाफ ग्रुपिंग श्रुपिंग काफ़ी चीज़ें एक्टिव की गई हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। अदर साहब, बिल्कुल, ये झगड़ा कितनी देर तक पार्टी अफोर्ड कर सकती है? बड़े संजीदा और संगीन नौयत के इल्जाम हैं एक दूसरे पे। ये कोई आपके मुखालफिन नहीं लगा रहे, मीडिया नहीं लगा रहा, ये आपके वजीर आला, आपके बानी चेयरमैन की बहन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये कितनी देर तक ये कोई पार्टी अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस वैसे ही इतनी इफेक्टेड है, वहाँ पर इतना इशूज़ फ्लड से लेके वहाँ पर बजट का पास ना होना तक के मसाइल रहे, वहाँ पर गवर्नेंस के बड़े सीरियस सवाल आते हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा सीरियस मसला है, और तरजीहात ये हैं कि एक दूसरे को टैग करके इल्ज़ाम लगाकर दिन गुजारे जा रहे। तो किसी ने कहा कि आपका कान जो है ना कुत्ता लेकर भागा, हम कान को देखते नहीं हैं और हम दूसरी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये नॉर्मल। यहाँ असल जो बात समझने वाली है ना, 3.5 साल से फसाइयत हो रही है पार्टी के साथ, इतना जुल्म और कितना करना है। यानी पार्टी को तोड़ फोड़ के लिए क्या कुछ किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी प्रोग्राम, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। ये पार्टी के अंदर कोई छोटे मोटे अगर इख्तलाफ है तो होते रहेंगे ना। सर, ये छोटा इख्तलाफ नहीं है, ये बड़ा संजीदा इल्जाम लगाया आपके वजीर आला ने। आप कैसे इसको छोटा इल्जाम कह सकते हैं? इसको समझते कुछ नहीं। अच्छा, आप इसको कुछ नहीं समझते, लेकिन आप ये तो समझते हैं ना कि ये झूठा इल्जाम है। मैं इसको इररेलेवेंट समझता हूँ। देखिए, ये तो मैंने कह दिया ना कि सच नहीं बता रहे ना। अच्छा, मैं बता रहे हो आपको तो झूठ बोल रहे हैं ना। बात बताएं ना। अब ये बताएं, नहीं है। अब ये बताएं कि जो पार्टी, देखिए अदर साहब सुने, जो पार्टी कहती है कि हम अपने मसाइल, अपने राइट्स के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो तो आपस में इस किस्म के इल्जामात एक दूसरे पे लगा रहे, तो बंदा किस बात को संजीदा माने? एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर समझने वाली है, इल्जाम तो आप हो नहीं रही है, लेकिन वहां भी देखें वहां क्या हो रहा है। मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके पास एविडेंस इतनी आ चुकी है, हालात और वाकयात इतने आ चुके हैं कि जितना दबाना था दबा दिया। और मैं तो देखिए, मैं कई जगह एक बात करता था और मैं आज आपके प्रोग्राम में वांगे दो बात कहता हूं कि असल इशू इमरान खान ही था। असल मामला तो सितंबर में, मैंने कहा हुआ ये कि सितंबर का होगा। आप जो कुछ देखा है, आप इंटरनेशनल सिनेरियो में समझने की बात कोशिश करें इस बात को कि असल जो आवाज दबाना था, जो हालात, उसके पीछे कहानी कुछ और। मेरी बात नोट कर लीजिएगा यार, नवंबर तक इसको दबा लेंगे आप, लेकिन नवंबर के बाद इन हालात को उस तरफ ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, अब जरा ये बताएं, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटीज दोबारा चेंज हुई है, इंतजार पंचोदा साहब को हटा दिया गया, नियाजुल्लाह नियाजी साहब को हटा दिया गया है, आमिर साहब, हामिद खान और अली जफर जो हैं उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल किया गया है। कुछ इसकी रीजंस कोई सामने आई है क्या? इसका ताल्लुक भी उसी जो धड़ेबंदी जारी है, जो लॉबिंग है पार्टी के अंदर, फ्रिक्शंस हैं, उससे ताल्लुक है? जी बिल्कुल, 100% ये गम्माजी करता है कि अली जफर और हामिद खान की एक सोच है, और चूंकि अदर सदीक साहब मौजूद हैं हमारे, ये बता सकते हैं। लेकिन जिसने मार खाई है इंतजार पंजोथा ने, उसको कोऑर्डिनेशन से हटाना, अगला कदम यही समझा जा रहा है कि फिर उनसे लायर्स फोरम की जो सरबराही है वो भी ले ली जाएगी और वो बार के इलेक्शन के ऊपर आएगी। ये तो विद इन दी पार्टी है ना कि लॉबिंग किसने की है, इमरान खान को मनाया है। कुछ ज्यादा मुलाकातें तो सबकी नहीं है, और हामिद खान पे तो पार्टी के अंदर बड़ी तनकीद होती है कि सेनेटर भी बन गए और चुप करके बैठे हैं, इतने सीनियर वकील हैं। सलमान अकरम राजा चलें प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं ना, पार्टी सेक्रेटरी जनरल अवामी सतह पे जाता है, वो नहीं जाते वहां से। लेकिन हामिद खान तो बिल्कुल गायब है सब चीज़ों पे, कि अब उनको ओहदा दिया गया है, अली जफर को दिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट बार और बाकी बार्स के जो इलेक्शन की आ रही है, अब टाइमिंग आ रही है, उसके ऊपर मुनहसिर है। लेकिन विद इन दी पार्टी जो यंगस्टर लॉयर्स हैं, स्पेशली जो मुतारिक किए, और पंजोता साहब की जाहिर है कि जो कुछ उनके साथ हुआ, जो उन्होंने अपनी बॉडी की सामने नजर आए, वो गाड़ी में रिकवर हुए जिस तरीके से, तो उन्होंने मेहनत की। जेन्युइन पीटीआई आप कहें ना वर्कर, जो इस किस्म के लोग ही होते हैं जो खड़े रहते हैं अपने नजरिए के साथ, लेकिन अब उनको साइड पे किया गया। ये अदर सदीक साहब से बताएंगे। अदर साहब, ये क्या चक्कर है इस धड़ेबंदी का? जगह पे कहां खड़े हैं, जरा इनसे पूछे तो सही।
ये क्या चक्कर है, ये क्यों तब कमेटियां तब्दील हुई हैं, फौरन बंदों के नाम तब्दील कर दिए गए, ये क्या हुआ? अच्छा, वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले अरमा, पर कम निकले। देखिए मैं एक बात बताऊं, ये तो मैं भी बात करता रहा हूं। मेरा ख्याल है वो शेर में लिखा है, बहुत निकले मेरे अरमान। चले यूं कर लेते हैं, मेरे के बगैर सारा वजन खत्म हो गया ना शेर का, क्योंकि वो आप पे ही जाएगा। अच्छा चले, मैं बड़ी जो बात कहना चाहता हूँ ना जी, देखिए मैं जो इमरान खान साहब जब बाहर थे तो हमारी जो लीगल स्ट्रेटेजी की थी वो इमरान खान साहब खुद हेड किया करते थे, और हम लोग जूम पे, कभी बनी गाला में, कभी जमान पार्क में हमारी मीटिंग्स होकर सर्टेन डिस्कशंस हुआ करती। और मैं देखे ना, फर्क ये पड़ा कि लीगल स्ट्रेटेजी में फ्लॉज हैं। इंतजार पंजोता साहब की तरफ से 3 घंटे का पहले का ट्वीट आया है कि किन लोगों ने मिलना, उनकी लिस्ट उनके अकाउंट से शेयर हुई है। ये मैं आपको अब चेक भी कर सकती हैं। सवाल बड़ा वाज़ेह है कि यहाँ जो कुछ अब एक स्टेज ऐसी आ गई है कि लीगल कोऑर्डिनेशन में मैं भी समझता हूँ वो बात नहीं है कि जो हम चीजों की स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सके। मिसाल के तौर पर हम अदालतों को टेक ऑन नहीं कर सके, जिस तरह से पीडीएम किया करती थी जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में, जस्टिस उमर ताबिद दयाल के बारे में, जस्टिस जादू नसर के बारे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से टेक ऑन नहीं कर सकी है, ना कोई धरना दे सकी है, ना कोई मुजाहरा इस तरह कर सकी है, ना अदालतों को खुला छोड़ा हुआ है। मैं इत्तेफाक नहीं करता, मैं खुद इस स्ट्रेटजी से इत्तेफाक नहीं करता। आने वाले दिनों में आपको थोड़ी सी सख्त स्ट्रेटजी देखेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में, और बाकी चौके फाइनल स्टेजों की तरफ है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट के अंदर मामला है, उन मामला को बेहतर तरीके से करने के हवाले से मैं इसको एक अच्छी मूव समझता हूँ। अच्छा है कि सीनियर भी आए। बाकी जहां तक जो पॉलिटिकल इशू है ILF के मामला या बाकी मामला में, अब चूंकि हामिद खान साहब और अली जफर साहब ILF के मामला में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेंगे, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। वो सिर्फ और सिर्फ ILF के मामले मेरा जहां तक ख्याल है उसी तरह चलेंगे, उसमें कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। ओके, तो ये जो आप कह रहे हैं कि मामला है, तो इसका मतलब वकला की तरफ दोबारा आप लोग ले जाना चाहते हैं अपनी तहरीक को, ताकि वकला जो है वो इस मसले के ऊपर कुछ उसकी बात पुशबैक दें। अगर उसकी बात उसकी बात समझिएगा। देखिए मैं आपके सामने रखूँ 26वीं आईनी तरमीम, मैं खुद वकील, मैंने 32 साल वकालत में अदालतों का हाल नहीं रखा कि क्या तो रिजाल है, छुट्टियों में केसेस को लग नहीं रहे। जिस तरह बेंचेस, लाहौर हाईकोर्ट का हाल देखे, जो काम करने वाले जज ने सबको उठाकर बाहर किस बुनियाद पे बाहर ले गई भी आपने बैठकर बेंचेस अपनी मर्जी के बना के कहा जाता था, क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ क्या हुआ? और ये याद रखिएगा, अब जो बार काउंसिल के इलेक्शन आने वाले हैं, बार एसोसिएशन के इलेक्शन आने वाले हैं, तो इस बात को सामने जाकर जो जाती हो रही है, अब जो वोकरा उस तरह नहीं तेजी से आ रहे थे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखिएगा इलेक्शन आ रहा है अक्टूबर का, सुप्रीम कोर्ट बार का आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन है, पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है। तो ये अक्टूबर नवंबर के अंदर वोकला की तरफ से हमारी पूरी तवज्जो वोकला की तरफ है कि इन मामला को इस तरह से लेकर आए, तो आप उसका फर्क भी महसूस करेगा। तो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदली है, यानी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदली है वोकला के हवाले से, और लीगल स्ट्रेटेजी है उससे बदली है। मैं जो स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। आमिर साहब, ये जो स्ट्रेटेजीज बदले जा रहे हैं और बदले पे बदले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, पिछली स्ट्रेटेजी ने काम नहीं किया। अब एक और भी बज़ाहिर हमें एक सूरत हाल नज़र आ रही है जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एक्सपोज पर उन्होंने वो भी किया, मैं ट्वीट भी की अपने ऊपर, तो तोशाखाना की भी बात की है कि सज़ा का खदशा जो जाहिर किया है, उन्होंने दावा किया है कि उनके हक़ में मिलिट्री सेक्रेटरी ने बयान दे दिया है और उसके बावजूद भी उनके ख़िलाफ़ केस बनेगा। इस पर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या प्रेशराइज़ किया जा रहा है अदालत को, या फिर वाकई वो समझते हैं कि ये केस कमज़ोर है? देखिए, मैंने अपने रिपोर्टर से पूछा था जो मिलिट्री सेक्रेटरी के नाम पे वो गवाही दे रहे हैं, एक्चुअली उसमें गवाही उनकी सिर्फ टेक्निकल थी कि क्या ये हैंड ओवर किए गए थे या नहीं किए गए थे। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा था कि मेरे हैंड ओवर नहीं हुए थे। ये कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे हक में गवाही दे दी। ठीक है, अब कोर्ट में लिखा हुआ बयान आएगा ना दोनों पार्टियों का, हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सलमान सफदर साहब एक बड़े वकील हैं, वो आके बात करते हैं, लेकिन अंदर हर बंदे का अपना मुतमईन नजर है। जैसे अभी अदर सिद्दीक साहब ने फरमाया ना कि ये तब्दीली बड़ी जरूरी थी, लेकिन जो डाई हार्ड PTI का इस वक्त मार खाया हुआ वकील है वो तो इस तब्दीली के खिलाफ है। मैंने तो कल लोगों से चेक किया है कि क्या हुआ है, वो कहते हैं तो हमें इलेक्शन में मरवा देंगे।
इस तरह के सॉफ्ट लोगों को लाया गया है, जो अब जो हार्ड लाइनर पीटीआई के वकला हैं वो तो इनके साथ नहीं चलने को तैयार, पुराने बुजुर्गों के साथ बिल्कुल लीडर हैं। हामिद खान साहब का एक नाम मुशर्रफ दौर में कितना आगे आया था, मुनीर मलिक का आया था, लेकिन अब अदर सदीक साहब उनके साथ खड़े हुए हैं और पीटीआई के बाकी वकला जिनको चेंज किया गया है, जो नियाजुल्लाह नियाज़ी जिनकी मुलाकात नहीं होने देते, पंजोता साहब की नहीं होने देते मुलाकात, वो अलग से खड़े हुए हैं। तो ये फिर वही बात है कि विद इन द पीटीआई इस लड़ाई का फायदा किसे होगा, क्योंकि खान साहब किसी एक फैसले पे तो नहीं है ना उन्होंने किसी को इख्तियार दिया हुआ है कि भाई 2-4 बंदे बैठ के तय कर लें कि कोई मामला तय कर रहे हैं, तो वो कहते नहीं वो मेरे से तय करें। तो फिर ये कन्फ्यूजन तो आनी है, जो चाहे वो वकला की सियासत में आए और चाहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए। ये जो एहतजाज की है, देखिए तारिक जहांगीरी साहब का केस जब खत्म हुआ है तो जिस आस पे ये पूरी गेम बनाई गई थी कि बस अब इसके ऊपर 1-2 जजों के भी इस्तीफे आएंगे और हम बार को ले जाएंगे, वो प्रेशर ही खत्म हो गया एकदम। जहांगीरी साहब का फैसला जो काम करने से रोकने का था, कलअदम करार दिया जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने। आईनी बेंच में तनकीद भी खत्म हो गई, इंसाफ भी फराम हो गया कि जी अब जाएं, और डिग्री का वो अब सारा प्रेशर आ रहा है जुडिशल कमीशन के ऊपर कि जी वहां तय करेंगे, यहाँ नहीं हो सकता। बस ये गेम हमारे मुल्क में तो हमेशा इस तरह चलती है, चाहे कोई हुकूमत हो चाहे कुछ हो, यूं ही घुमाया फिराया जाता है। ओके अदर साहब 1 मिनट, तोशा खाना के मेरिट्स अगर उनके हक में है तो फिर सजा के खदशात का क्यों इजहार कर रहे हैं? देखिए मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रख दूं आदिल, मैंने सारे केसेस को देखा है। ये तोशा खाना का केस अनोखा इस हवाले से है कि 2018 के अंदर ये था कि जनाब अपना जो गिफ्ट है जमा नहीं कराने, 2023 में रूल्स बनाए, उसका इतलाक माजी से किया गया। तो ये माजी से तो फौजदारी जुर्म हो नहीं सकता, इसीलिए जस्टिस याकुल हसन औरंगजेब के पास मामला चैलेंज का पड़ा हुआ था, उन्हें ट्रांसफर करके आप ले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एविडेंस कोई नहीं है, ये जेल में रख लीजिएगा। यानी आज भी अगर हाईकोर्ट सुने मेरिट के ऊपर तो ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ जाएगी। यानी वजह सिर्फ इतनी थी कि जो हाईकोर्ट मेरिट पे काम कर रहे थे जजेस, उनको कॉर्नर करने की कोशिश की थी, वो मुश्किल काम हो गया। और ये जस्टिस तारिक जहांगीरी को निकालना इतना आसान काम नहीं है। अभी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब इस्तेमाल शुरू होगी, अभी तो डिग्री का मामला अभी शुरू की स्टेज के ऊपर है, आगे चैलेंज होना है, वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाना है। तो ये जो ख्वाब देखे थे ना पीडीएम के हवाले से, ये अदलिया को मुकम्मल कंट्रोल करने में कंट्रोल उन्होंने कर ली है, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल करना ये इतना आसान काम नहीं होगा। उसके लिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो तो वकला मुतारक भी होंगे और वकला अपने राइट के लिए कि हमारा कोई काम नहीं कि एक इंसान को गिराने के लिए आपने। थैंक यू सो मच। अजहर सिद्दीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इंपॉर्टेंट करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए जाने वाले इंटरनेशनल फ्लोटेला पर इसराइल ने चढ़ाई कर दी है। इस काफिले पर तकरीबन 50 कश्तियां और 500 बैनुल-अक़वामी कारकुन शामिल थे, लेकिन इसराइली बहरिया ने इंटरनेशनल वाटर्स में उनको रोककर सैकड़ों रजाकारों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थेनबर्ग, पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं, जिसके बाद दुनिया भर में इस इकदाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। कोलंबिया ने इसराइली सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया है, जबकि पाकिस्तान ने इस इसराइली इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि इंसानी हुकूक के कारकुनों की गिरफ्तारी आलमी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का हामी है, जिसका दारुल हुकूमत कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी, गजा के मुहासरे के खात्मे और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा भी किया है। उधर दूसरी तरफ एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है, जहां हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। हमास ने गैर मुसल्लह होने की शक पर सख्त एतराज़ उठाया और इसराइल के मुकम्मल इनखला, अपने रहनुमाओं के कत्ल न किए जाने की ज़मानत और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी गारंटी का मुतालबा किया है। इस हवाले से हमास के मुज़ाकरात कार कतर, तुर्की और मिस्र के हुक्काम से बातचीत में मसरूफ़ हैं। अब देखना यह है कि क्या फ्लोटेला का रास्ता रोकने और रज़ाकारों की गिरफ्तारी के बाद आलमी एहतजाज का इसराइल पर कोई असर पड़ेगा। सवाल ये भी है कि क्या हमास और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात किसी पायदार हल की तरफ बढ़ सकेंगे या ये तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा। कमर चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो इस वक्त करंट सिचुएशन बनी हुई है, इंसानी हमदर्दी के तहत जो रज़ाकार वहाँ पर पहुँचे हैं,
उस इमदाद को रोकना, ये कितना बड़ा जो है वो सिफारती बहरान पैदा कर सकता है, और स्पेशली जब गज़ा के मामलात के ऊपर बातचीत जारी है। बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू जैसा एक जो बर्बैरिक पर्सनालिटी है, एक जो बंदा जो कि वॉर क्राइम्स के लिए वांटेड है, उसके लिए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये हरकत करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत बड़ा मैसेज है कि वो काम जो हुकूमतें नहीं कर सकी, वो काम जो एड एजेंसीज नहीं कर सकी, यूएन नहीं कर सकी, रेड क्रॉस नहीं कर सकी, बाकी दुनिया के अदारे नहीं कर सके, ये चंद लोग 30-40 जो है वो अपनी छोटी कश्तियाँ लेके ये वहाँ पहुँचे हैं, और ये तकरीबन इतने ममालिक से 30-40 मुल्कों से इनका ताल्लुक़ है। 450 बंदा वहाँ पे पहुँचा है, और वो सिर्फ एक काम करना चाह रहा है, वो गज़ा के लोगों को उम्मीद दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि इनको चाहिए ये है कि ये एटलीस्ट उन लोगों को पहुँचने दें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नेतन्याहू डरता है कि अगर यहाँ पे इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होगी कि इन्होंने तो गज़ा का छोड़ा ही कुछ नहीं है, ना वहाँ पे मीडिया जा सकता है, ना वहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी जा सकती है, वहाँ पे खंडरात हैं, लोगों की ज़िंदगियों को पता चल जाएगा, नेतन्याहू मज़ीद एक्सपोज होगा इससे कि गज़ा की क्या हालत कर दी है। तो ये जो डायलॉग हो रहा है, या जो अमन मुआहदा की बात चल रही थी जिसकी अभी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, ये नेतन्याहू को चाहिए था कि एक वेलकम जेस्चर के तौर पे, एक गुड जेस्चर के तौर पे इन सबको एक सेफ पैसेज देके आराम से पहुंचाता, इज्जत से रखता इनको, बजाय इसके कि इनको गिरफ्तार करता और इनको एज ए क्रिमिनल के तौर पे ट्रीट करता। हालांकि खुद वो क्राइम्स कर रहे हैं अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स कर रहे हैं अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर की वायलेशंस कर रहे हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा होता कि गुडविल जेस्चर डेवलप होता है। एटलीस्ट दुनिया जो है वो ये समझती कि वाकई ये जो 20 पॉइंट फार्मूला दिया है इससे कोई उम्मीद जो है वो नजर होगी। लेकिन लग तो ये रहा है कि उस 20 पॉइंट फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें तो अमेरिकी सदर को इंटरवीन करना चाहिए था एटलीस्ट, और वो कहते कि एटलीस्ट इन लोगों को पहुंचने दे, ये अनआर्म्ड लोग हैं, इनके हाथ में कोई बंदूक नहीं है, कुछ नहीं है, और एक गुडविल जेस्चर आता। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये गुडविल जेस्चर की कोई उम्मीद रखना नेतन्याहू से तो कोई मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। हाँ, ये है कि एक सफारती प्रेशर बिल्ड जरूर किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे ममालिक के लोग हैं जो इन शिप्स के अंदर हैं, और ये मुल्कों का काम है कि चीमा साहब बात की है 1967 से पहले की सरहदों की और अल-कुद्स को दारुल हुकूमत करार देने की, एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का, ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है, ये जो इस वक्त इस इशू की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है पाकिस्तान ने? जी, ये देखें आदिल साहब, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अपने जो ऑफिशियल स्टांस पाकिस्तान का पिछले कई दहाइयों से है उस पर कमिटेड है, एक तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि फ़लस्तीनी लोगों का जो कॉज है, हम उसको यूएन प्रिंसिपल्स और जो उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है उससे बिल्कुल अलहदा नहीं करते, और हम एक इंडिपेंडेंट आज़ाद रियासत की बात कर रहे हैं। जब तक ये 2 स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं होती, पाकिस्तान बिल्कुल अपने मौक़िफ़ से नहीं हिलेगा। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट जारी की है, ये उसी चीज़ की निशानदेही है कि हम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, बहनों के लिए एक प्रॉपर सेपरेट इंडिपेंडेंट रियासत चाहते हैं, और तभी जाके चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। और वो ये जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिए, सो पाकिस्तान कमिटेड है अपनी रीजनल पोजीशन के ऊपर, पाकिस्तान कमिटेड है कि हम पैलेस्टाइन के कॉज को कभी कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। और पाकिस्तान का ये जो 20 पॉइंट फार्मूला में एग्री होने का मकसद था आदिल साहब, वो एक ही मकसद था कि ये ब्लड बाथ रुके, ये जो जेनोसाइड हो रहा है गजा के लोगों का वो रुके, ताकि वो बंद हो तो कोई ऐसी जो अगली मंजिल की तरफ हम चल पड़े, वो एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट की तरफ हम चल पड़े। बेसिकली पाकिस्तान का मकसद ये था उसमें भी। लेकिन हम अपने जो ओरिजिनल पोजीशन है पाकिस्तान की, जो हमारा ओरिजिनल स्टांस है पैलेस्टाइन के ऊपर, उससे हम जरा नहीं हिले। ये फॉरेन ऑफिस ने आज जो स्टेटमेंट जारी की है। राइट, सो एक अच्छा इनिशिएटिव तो आप उसको नहीं कह सकते, लेकिन वक्त की ज़रूरत था वो इनिशिएटिव, या वो जो स्टेप लिया गया पीस डील प्रोसेस के ज़रिए अगर कुछ रिलीफ मिल पाता गज़ा के लोगों को, तो उसमें पाकिस्तान उसकी हिमायत करता। लेकिन अपने प्रिंसिपल स्टांस से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इस किस्म के बिहेवियर के बाद आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दुनिया को इजराइल ने और ये साबित करने की कोशिश की है कि वो मुकम्मल तौर पर ऐसे
मंसूबों पर अमल करता दिखाई नहीं दे रहा। ये जो 8 इस्लामी ममालिक ने अपनी रिजर्वेशंस के बावजूद भी इस पीस प्रोसेस की बात की है, को खैर मकदम किया है, क्योंकि इसमें कम से कम अपेरेंटली ये लग रहा है कि इजराइल को पीछे किया जाएगा, इसराइली फोर्सेस का जो कब्ज़ा है उनको वहाँ से हटाया जाएगा। बज़ाहिर इस पीस प्रोसेस के ज़रिए ये एक गारंटी नज़र आ रही थी। ये जो वाक़या हुआ है, जो मामला हुआ है, ये कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सारे पीस प्रोसेस? ये नहीं, आपके ख्याल में क्या अमेरिका भी इसको क्लोजली देख रहा होगा मसले को, कि जहाँ पर एक वो पीस डील की बात कर रहे हैं और मुस्लिम वर्ल्ड उनके साथ खड़ा होकर सपोर्ट दे रहा है जस्ट बिकॉज वो चाहते हैं कि वहाँ पर फ़लस्तीन में थोड़ा सा रिलीफ आए? इस डेवलपमेंट को कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही होगी आपके ख्याल? देखिए, ये जो अमेरिकन सारी बात है इसको देख रहे हैं और बड़े क्लियरली उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बेसिकली देखें, ये तमाम मुल्कों की रेपुटेशन को इजराइल ने दांव पे लगाया हुआ है, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है और बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं उनके ऊपर भी। सो कोई इनके ऊपर एतबार इजराइल के ऊपर नहीं करेगा और अमेरिका खुद उसकी रेपुटेशन जो है वो एट स्टेक लगी हुई है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो थोड़ा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आके इजराइल को फोर्स करें कि वो जो कमिटमेंट करे उस कमिटमेंट पे खड़ा रहे, जो मुआहदा है उस मुआहदे के अंदर लचक पैदा करे, एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक पैलेस्टाइन की बात करे, तब जाकर चीजें बेहतर होंगी। और ये जो कुछ हो रहा है इसमें भी ट्रम्प आके एटलीस्ट कोई रास्ता बनता नजर आए। कमर जी, मतलब आपके इल्म में होगा आज़ाद कश्मीर में जो होने वाला एहतजाज है उसके नतीजे में ज़ाहिर है वहाँ पर ज़ख्मी भी हुए हैं लोग और जानी नुकसान भी हुआ है। वज़ीर आज़म ने एक बड़ी कमेटी बना दी है और कहा है कि ये कमेटी बात करेगी सारी और उसमें तमाम जमातों के लोगों को भेजा गया है। इस पर आपकी क्या राय है और इस सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं कि एकदम जो सूरत हाल वहाँ पर डेवलप हुई है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों में ये रवस चल पड़ी है थी, जो कि यहाँ पे तो ख़त्म हो गई, कि कुछ लोग उठते हैं, वो 10-20 हज़ार 30 हज़ार लोगों को साथ लेते हैं और हुकूमत के ऊपर दावा बोल देते हैं और वो ये कह देते हैं कि आप यहाँ से नीचे उतरें और हम मॉब हैं और हम जो असल नुमाइंदे हैं कश्मीर के लोगों के। देखिए, वो जो हुकूमत वहाँ बैठी हुई है, जो अवाम का मैंडेट लेके बैठी हुई है, क्या वो भी इस तरह जलसे जुलूस करने शुरू कर दे? और मैं समझता हूँ ये जो तरीकाकार है कि जत्थे और मॉब लेके हुकूमत के ऊपर चढ़ाई कर देना एंड देन ये कहना कि नहीं हम ठीक हैं और आप गलत हैं और इलेक्शन कॉल करें क्योंकि हम यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं तो आपको हम मजबूर कर रहे हैं, ब्लैकमेल करेंगे कि आप यहाँ से नीचे उतरें, इलेक्शन कॉल करें और फिर इलेक्शन जो है वो लड़ें और फिर देखते हैं कौन पावर में आता है। मैं समझता हूँ ये यहाँ पे तो रवैया हमने ख़त्म हुआ है, यहाँ पे ये इसकी इजाज़त नहीं है। अब देखिए, सारे का सारा कश्मीर डिस्कनेक्टेड है, उनकी सारी सप्लाई चेन डिस्कनेक्टेड है और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ने आज जो कमेटी थी, पहले वो 1-2 लोगों के ऊपर मुश्तमिल थी, अब उसको मजीद एक्सपैंड किया है जिसमें पीपल्स पार्टी, PMLN, रूलिंग पार्टी और वो सारे बड़े मंजे हुए लोग हैं और कश्मीर के लोग जो हैं। सो मैं समझता हूँ कि एक ऑनरेबल तरीके के साथ टेबल पे बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए, ना कि जॉइंट एक्शन कमेटी ये समझती रहे कि जी ज़्यादा नुकसान होगा हमारा, ज़्यादा हमारी सिंपथी पैदा होगी, हुकूमत वक्त को घुटनों पर आना पड़े और हुकूमत वक्त पीछे हटे। मैं समझता हूँ ये कलेक्टिव लॉस होता है, ये ना तो ये जॉइंट एक्शन कमेटी का कोई लॉस होगा ना इनका लॉस होगा, हमारा कलेक्टिव लॉस है। सो खुदारा अभी रिसेंटली पाकिस्तान को ग्लोबली इतनी इज्जत मिली है, दुनिया हमें देख रही है एक रिस्पॉन्सिबल स्टेबल रियासत के, और हम ये जो सोशल डिसरप्शंस कर रहे हैं इसकी वजह से हमारा इंप्रेशन बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा। पहले ही हमें ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनकी तरफ से खतरा है, जिनको रीजनल होस्टाइल एजेंसीज कॉन्टीन्यूसली सपोर्ट करती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और बहुत सारी चीज़ें मुतासर हुई हैं। बट वी आर बैक ऑन ट्रैक। अब ये जो सोशल डिसरप्शंस हैं कि डिफरेंट जो ये भी एक खतरा है, लिहाजा इसको टेबल पे बैठ के हल करना चाहिए, ना कि लोगों को मजबूर करें और फोर्स करें कि दुकानें बंद करें, कारोबार बंद करें, हमने एहतजाज करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। दैट्स ऑल टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।